नमस्कार डॉक्टर्स। तो फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आज हाज़िर हो चुका हूँ। ये जो वीडियो है ना, मैं बोलूँगा कि ये महिला प्रधान वीडियो है। इसमें मैंने एक फ़ीमेल पीजीटी को इंटरव्यू करा है, उनके पर्सपेक्टिव को जाना है। एमडी पीडियाट्रिक्स का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हुआ है, लेकिन मैंने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बात डीएनबी वालों पे ही करी थी। लेकिन एज़ अ फ़ीमेल जो अभी जो बहुत डाइसी सिचुएशन में है कि आगे मैं पढ़ाई करूँ कि नहीं करूँ, उनके लिए जैसे मेल्स के क्या होता है ना कि मेल्स के लिए ज़िंदगी थोड़ी सी आसान है, ठीक है। फीमेल्स के लिए और ख़ास करके रेसिडेंसी बहुत ही डिफ़िकल्ट चॉइस बन जाता है। फिर उनको आगे फैमिली का भी प्रेशर आ रहा होता है, और साथ ही साथ में आप मैं इस चीज़ को क्या ही एक्सप्लेन करूँ अब। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को, इस वीडियो पे सबका ही ध्यान बनना चाहिए, और इससे ऐसे कुछ पर्सपेक्टिव क्लियर होंगे जो सिर्फ एमडी पीडियाट्रिक्स के लिए नहीं, आपको एज अ जनरल रेसिडेंसी में भी मदद करेगी। तो ये मैंने एक सीरीज़ शुरू करा है ऑनेस्ट रेसिडेंसी का रिव्यू का, जिसमें मैं रॉ लेता हूँ, अनफिल्टर्ड बातें करता हूँ, उन्हीं लोग से बातें करता हूँ जो कि दिल से बातें करते हैं। तो शुरू करता हूँ। मैं डॉक्टर आलोक तिवारी। आज के ऑनेस्ट रेसिडेंसी के सीरीज़ में आई हैं मेरे साथ डॉक्टर शुभश्री पांडा, ठीक है। हेलो डॉक। हेलो। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ऐसे भी कोई भी गायनी की जो पीजीटीज़ गायनी बोल रहा हूँ, जो भी फीमेल पीजीटीज़ होते हैं ना, तो फीमेल जो पोस्ट एमबीबीएस है, तो उनका यही विचारधारा रहता है कि मैं गायनी में घुस जाऊँ, ठीक है। मैं गायनी में चले जाऊँ, और गायनी में क्या हुआ है ना कि सर्जरी का भी फ़ायदा मिल रहा है और आप पेशेंट भी देख रहे हो। तो आपके पास भी तो ये चॉइस रहा होगा, तो आपने क्या सोच करके पीडियाट्रिक्स लिया और गायनी को छोड़ दिया? मेरे पास चॉइस एक ही था, वो है पेडियाट्रिक्स। मुझे और कुछ लेना ही नहीं था। और गायनी का जो प्रॉब्लम मुझे लगा कि मुझे सर्जरी वैसे पसंद नहीं था कभी। वो जो ओटी का जो एटमॉस्फेयर होता है एंड ऑल दोज स्कैल्पेल्स एंड ब्लड, आई नेवर लाइक दैट। सो पेडियाट्रिक्स और मेडिसिन के बीच में मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन था। लेकिन आफ्टर इंटर्नशिप I realized that pediatrics is my call. If I have to do MD, I will do it in pediatrics and nothing else. और गायनी के बारे में जो बोल सकती हूँ, गायनी जिन लोग को सर्जरी पसंद है तो वो लोग गायनी ले सकते हैं। तो क्या है कि फीमेल रेसिडेंट्स से, मतलब जो फीमेल पेशेंट्स है, वो थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। इट इज़ नॉट दैट एविडेंट इन टर्शरी केयर सेंटर्स, बट थोड़ा पेरीफेरी में अगर हम लोग जाएंगे, जिन लोग प्रैक्टिस करेंगे पेरीफेरी में, या फिर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो पेरीफेरी में है, वहाँ पे जो है फीमेल पेशेंट्स थोड़ा सा तो प्रेफरेंस देते हैं फीमेल डॉक्टर्स को। और अगर आप नॉर्दर्न स्टेट्स में देखेंगे तो वहाँ पे तो पूरा के पूरा ही फीमेल डोमिनेटेड ही मार्केट है। तो वहाँ पे मेल गायनेकोलॉजिस्ट तक लोग हाँ। प्रेफर नहीं करते हैं। वेस्ट बंगाल में या फिर टर्शरी केयर में तो लोग फिर भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप पेरीफेरी में जाके देखेंगे तो गायनी का ही बोलबाला है। हाँ। गायनी में फीमेल्स का ही बोलबाला है। यस। ऐसा नहीं है कि मेल गायनोकोलॉजिस्ट इंफीरियर है, वैसा बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन थोड़ा है ना, पेशेंट का जो प्रेफरेंस है, जो हम लोग थोड़ा सा जो उतना एजुकेटेड नहीं है, तो वो लोग कंफर्टेबल रहते हैं फीमेल डॉक्टर्स के साथ। तो आपने पीडियाट्रिक्स लेने का बस यही रीज़न था कि सर्जरी आपको पसंद नहीं थी? सर्जरी आपको मुझे एकदम ही नहीं पसंद है। और पेडियाट्रिक्स जो है, मेरा जो इंटर्नशिप में मैंने जो मेरे एमबीबीएस कॉलेज में देखा, मेरा डिपार्टमेंट तो बहुत ही अच्छा था। तो वहाँ पे जो एक्सपोजर मुझे मिला, तो उससे लगा कि हाँ, पेडियाट्रिक्स में जो सेटिस्फैक्शन जो है, जो एक सिक बच्चा आता है उसको हम लोग ठीक करते हैं, वो जब मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, वो जब खेलता हुआ घर जाता है, तो मतलब वो जो सेटिस्फैक्शन है मुझे और किसी ब्रांच में नहीं दिखा हुआ। हाँ, और वही बात है जो बाकी सारे लोग भी कहते हैं कि हैप्पीनेस का इंडेक्स है, जो कि एक पीडियाट्रिशियंस में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। पीडियाट्रिशियंस मतलब वन ऑफ द मोस्ट हैप्पी डॉक्टर्स में आते हैं। हाँ, रेसिडेंसी मतलब थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन आई गेस दैट नो दैट हैप्पीनेस क्वोशंट मेक्स अप फॉर दैट हार्डशिप इन रेसिडेंस। हाँ। तो अच्छा डॉक, आप ये बताओ कि एमडी वर्सेस डीएनबी का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शूट कर रखा है। डीएनबी के बारे में तो सब कुछ डॉक्टर मृण्मय ने अच्छे से बताया रखा। आप प्लीज़ वो वीडियो को भी जाके चेकआउट करना। लेकिन आप मुझे बताओ कि एमडी में के बारे में आपको मालूम है ना कि एक रेसिडेंसी के बाद भी हमें एक बॉन्ड सर्च करना रहता है, ठीक है। लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं, तो आपकी अगर कोई छोटी बहन हो या फिर आपकी का कोई अगर रिलेटिव हो, तो आप उसे बताएंगे क्या कि मतलब आप आओ गवर्नमेंट में एमडी की डिग्री को ऑप्ट करो, फिर 3 साल यहाँ पर रेसिडेंसी झेलो, फिर एसआरशिप के लिए आप कहीं और रिमोट एरिया पे चले जाओ, और देखो सिक्योरिटी तो एक क्वेश्चन बन ही चुका है।
तो आप क्या उन्हें एडवाइस करेंगे कि आप एमडी लो डिस्पाइट ऑफ इतनी सारी फैलेसीज हैं? जो है कि अगर किसी को कोई गुड इंस्टीट्यूट में डीएनबी मिल रहा है और उनको बॉन्ड सर्व करने का मतलब मन नहीं है, तो वो लोग इजीली डीएनबी पेडियाट्रिक्स ले सकते हैं। लेकिन ये जो है एमडी का 3 साल जो बॉन्ड है वेस्ट बंगाल में, पहला साल होता है किसी मेडिकल कॉलेज में एसआरशिप मिलता है, और बाकी जो 2 साल है वो कहीं मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिविजनल हॉस्पिटल वहाँ पे जाके सर्व करना होता है। लास्ट ईयर जो हुआ है काउंसलिंग हुआ था। अच्छा। ठीक है, तो एसआरशिप और वो 2 साल का जो रूरल पोस्टिंग दोनों का ही मतलब काउंसलिंग हुआ। तो लोग क्या कर पाए, वो लोग अपने घर के पास जहाँ उनको थोड़ा मतलब सेफ लगे, वर्किंग कंडीशंस उनको बेटर लगे, वहाँ पे वो लोग अपना चॉइस देके अपना चॉइस Sure. वो लोग दे सकते हैं। तो ये लास्ट साल से ही शुरू हुआ है, पता नहीं लेकिन उसके सब्सिक्वेंट साल पहले में होगा कि नहीं। हाँ, और ये भी देखें ना कि मतलब लास्ट ईयर हुआ तो इट वाज बेटर फॉर ऑल ऑफ अस कि काउंसलिंग हुआ, आप काउंसलिंग में ऑप्ट कर सकते हैं आपको कहाँ जाना है नहीं जाना है, लेकिन उसके पहले यही होता था कि आपको गवर्नमेंट कहीं भी भेज दे सकती थी। हाँ हाँ, ठीक है। और जैसे कि नॉर्थ बंगाल में बहुत लोगों को भेजा जाता था जिनका घर शायद यहाँ पे कोलकाता, हावड़ा, हुगली हाँ। वहाँ पे है, तो इट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर देम। और पेनल्टीज़ भी इतनी ज़्यादा होती है, आपको मालूम होना चाहिए कि 3 साल का अगर ऐसे आप बॉन्ड को त्याग करते हो तो आपको गवर्नमेंट को 30 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ती है। दैट इज़ ह्यूज। जो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, मिडिल क्लास डॉक्टर, हाँ। ठीक है, तो वो बेचारा सोच ही नहीं सकता कि ड्रॉप ले, उसको पूरी की पूरी ज़िंदगी फिर पलटनी पड़ जाएगी, पूरा का पूरा इतना टास्क लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। फिर भी मतलब कोई तो एक प्लस पॉइंट होगा एमडी लेने का, क्योंकि अभी डीएनबी की तरफ रुझान बढ़ रहा है। ऐसा बात नहीं है कि अब लोग डीएनबी नहीं ले रहे हैं, डीएनबी की तरफ हर साल आप देखेंगे डीएनबी में भी नेगेटिव शिफ्ट आ रहा है रैंकिंग का। ठीक है, तो एमडी लेने का और कोई एक अच्छा वजह बताइए। एमडी लेने का एक ही वजह है, जो कोलकाता में अगर कोई लेना चाहता है तो डीएनबी का ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। एक है एमआर बांगुर हॉस्पिटल और बीसी रॉय है हाँ। और बीआर सिंह हॉस्पिटल। अपोलो वगैरह में भी नहीं? अपोलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, तो वो जो पेशेंट का जो मतलब जो पूल होता है, जितना पेशेंट्स हम लोग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलता है, हैंड्स ऑन में? हैंड्स ऑन भी प्रोसीडियर्स, हम लोग का तो पेडियाट्रिक्स रेसिडेंट हम लोग आईसीयू प्रोसीडियर सारा अपने से करते हैं। एनेस्थेशिया या फिर क्रिटिकल केयर से कोई आता नहीं है, हम लोग पेडियाट्रिशियंस ही संभालते हैं आईसीयू को। तो ये सब हैंड्स ऑन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मिलना मुश्किल है। अगर मिलेगा भी तो भी शायद 3rd ईयर में, जब ऐसे ही पढ़ाई का बहुत प्रेशर रहता है। तो यहाँ पे जो हम लोग एकदम फर्स्ट ईयर से ही सारा काम खुद करते हैं, इंट्यूबेशन और सेंट्रल लाइन सब कुछ, तो ये सब कॉर्पोरेट में मिलना मुश्किल है। और डीएनबी का ऑप्शंस कोलकाता में थोड़ा लिमिटेड है, ज़्यादा डीएनबी सीट्स नहीं है, उससे ज़्यादा एमडी सीट्स है। तो और मेरा जो प्रेफरेंस था, और डीएनबी पेडियाट्रिक्स का जो मैंने सुना था मेरे रेसिडेंसी में आने से पहले, कि डीएनबी पेडियाट्रिक्स इज़ वेरी टफ टू पास। तो कुछ That's लोगों true. का मतलब मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स होता है, तो वैसे और एमडी में जो है जो पासिंग रेट वो बेटर है। डॉक आप ये बताओ कि ड्यूटी आवर्स, एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल जो कोलकाता है, ठीक है, वहाँ पे एक ड्यूटी आवर्स किस हिसाब से पड़ सकती है? ठीक है, और क्या यूनिट्स होते हैं? जैसे डॉक्टर ने बताया था कि एक बर्दवानी एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 6 यूनिट्स है, लेकिन हर जगह पे 3 यूनिट्स है। बर्धमान और बांकुड़ा दोनों जगह बर्दवान और पे बांकुड़ा में 6 तो units 6 है। यूनिट्स है। और कोलकाता में जो है देखिए कुछ कॉलेज है जैसे कि आईसीएच, वहाँ पे ऐसा यूनिट्स कुछ नहीं है। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे लाइक एवरी डे ऑलमोस्ट इन फर्स्ट ईयर दे गिव 12 आवर्स ऑफ ड्यूटी, तो वो थोड़ा अलग है। वो मतलब पूरा गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे गवर्नमेंट सीट से ही वो उनका सीट्स फिलअप होता है एवरीडे आईसीएच में। मतलब मॉर्निंग 9 to 9 या फिर 8 to 8 नाइट ड्यूटी नहीं होती? नाइट ड्यूटी होता है, मतलब कोई मॉर्निंग कर रहा है, कोई नाइट कर रहा है। बस 12 आवर्स लिमिटेड? 12 hours per day and it can be like 12 hours 4 days or 5 days a week even। अच्छा अच्छा, समझा। तो वहाँ पे जो है वो यूनिट का सिस्टम नहीं है, लेकिन बाकी जो सारा कोलकाता कॉलेजेस है वहाँ पे 3 यूनिट्स ही है। और एक एक यूनिट में जब कोई फर्स्ट ईयर में आ रहा है तो मैक्सिमम कॉलेज में होता है कि 2 रेसिडेंट्स रहते हैं फर्स्ट ईयर में, एक सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, मतलब 2 से 3 वो डिपेंड करता है, क्योंकि बस वार्ड नहीं है। फर्स्ट ईयर में एसएनसीयू भी करना होता है, और उसके साथ जो लेबर ओटी ऑन कॉल्स जो आता है, मतलब गायनी से जो कोलाबोरेशन रहता है, हम लोग को जाके वहाँ पे गायनी ओटी में, लेबर रूम में जाके न्यूनेट्स को रिससिटेट भी करना होता है, तो वो भी एक ड्यूटी रहता है।
और तो ये सारे ड्यूटीज़ रहता है। तो कुछ लोग ऐसे वार्ड में रहेंगे फर्स्ट ईयर में, कुछ लोग एसएनसीयू में, कुछ लोग ये लेबर रूम ओटी का ऑन कॉल्स में रहेंगे। सेकेंड ईयर में जो रहता है मोस्टली थोड़ा वार्ड रहता है, मैक्सिमम ही एनआईसीयू पीआईसीयू ये सारा ड्यूटीज़ रहता है। एंड आई थिंक पीपल से दैट फर्स्ट ईयर इज़ मोस्ट हेक्टिक। मुझे लगा था सेकेंड ईयर इज़ मोस्ट हेक्टिक बिकॉज इतना आईसीयू ड्यूटीज़ रहता है और आईसीयू में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड दोज 24 आवर्स ऑफ ऑन कॉल now occurring every third day or fourth day, it is extremely exhausting. Yes, yes, yes. You cannot even rest for मतलब even 1 hour. There have been days like that. और ऐसा नहीं है कि आप 24 आवर्स कर रहे हो और उसके बाद आपको मतलब सुबह ही आप हैंड ओवर लेके आप घर जा सकते हो, ऐसा नहीं होता है। जो है पोस्ट एट डे का जो राउंड रहता है वो अक्सर 2 बजे तक चलता है आईसीयू में, या और पोस्ट एट डे का जो राउंड रहता है उसके बाद जो थोड़ा काम जो हमारे कंसल्टेंट्स बोलते हैं ये टेस्ट करना है, कुछ इन्वेस्टिगेशन भेजना है, तो वो सब तब करते करते ऐसे ही 2-3 बज जाता है। एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ऐसे ही चलता रहता है। थर्ड ईयर में कुछ जगह जो होता है जहाँ पे रेसिडेंट्स का नंबर थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे थर्ड ईयर में थोड़ा ऑफ मिलता है। ऐसा नहीं कि ड्यूटी ऑफ मिलता है, मतलब थोड़ा बैठ सकते हो, इतना ही ऑफ मिलता है। तो और यहाँ बैठ के पे खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो, बस हाँ वॉशरूम जा सकते हो साथ साथ। हाँ, थोड़ा वार्ड में पढ़ाई भी कर सकते हो, अच्छा, तो इतना ही रहता है। लेकिन ये एट डे हफ्ते में 2 बार तो आएगा, रोटेशन एवरी थर्ड वीक। एंड पीरियड डेज में भी ऐसा नहीं है कि पूरा ऑफ मिलता है, इवनिंग राउंड्स भी रहता है, मॉर्निंग राउंड्स का भी काम रहता है। एंड पेडियाट्रिक्स इज़ अ प्लेस वेयर हाउस स्टाफ्स आर देयर, दे शेयर क्वाइट सम वर्कलोड, बट इंटर्न्स का ना ज़्यादा काम रहता नहीं है, क्योंकि वो जो छोटे बच्चों का चैनल करना ये सब बहुत स्किल बेस्ड है। तो इंटर्न्स जो आते हैं यहाँ पे 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए वार्ड में, 1 हफ्ता की 2 हफ्ता उनको एसएनसीयू में रहना है। तो ये 2 हफ्ते में कभी ये छोटे बच्चों का चैनल करने का स्किल, राइल्स ट्यूब करने का स्किल, ये वो लोग मतलब एक्स्टम नहीं कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस दैट इंटर्न्स आर ओनली देयर फॉर रिक्विजिशंस एंड ऑल, पेपर वर्क बस। आपको ना मतलब एज अ व्यूअर आपको रीड बिटवीन द लाइंस भी करना पड़ेगा। आप ये चीज़ को ध्यान दो कि मैं जैसे डॉक्टर साहब ने ये बताया कि अगर इन्हें टाइम मिल भी रहा है तो वो खाना पीना और पढ़ाई करने का टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, और ये वाली मेंटालिटी के साथ ही आपको एंटर करना पड़ेगा। और पढ़ाई भी हमारे लिए एक रिक्रिएशन जैसा ही बन चुका है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं आप वहाँ पे जाके चिल लाइफ एक बिताने वाले हो, तो फिर मैं तो बोलूँगा कि इस वहम से आप बाहर निकलो, ठीक है, और रियलिटी को फेस करना शुरू कर दो, ठीक है। अब जितना नीट पीजी में मेहनत थी उसका डबल ट्रिपल भी मेहनत अभी करना पड़ सकता है। तो अभी एक और चीज़ बताइए कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 या फिर 0 to 10 हाउ वुड यू रेट योर वर्क लाइफ बैलेंस? मैंने इसीलिए ऑप्शन 0 भी रख दिया। ओके, फर्स्ट ईयर में इट वाज 0, ओके। सेकेंड ईयर में भी तो बोल सकते हैं 1, जब वॉट ड्यूटी मिलता था तब मुझे लगा आप नेगेटिव 1 or बोलोगे। 2, और थर्ड ईयर में आई गेस इट इज़ लाइक 7 or 8। 7 or 8, ओके। एंड पोस्ट रेसिडेंसी? पोस्ट रेसिडेंसी दैट डिपेंड्स ऑन टोटली द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अगर उनको मतलब पूरा दिन या फिर पूरा रात किसी आईसीयू में उनको आरएमओ या रजिस्टर बनना है, तो वहाँ पे किसी भी पीडियाट्रिक आईसीयू गवर्नमेंट हो या कॉरपोरेट, आप अगर ऑन कॉल नहीं भी है, अगर आप कंसल्टेंट है वहाँ पे या फिर आप रजिस्टर है, आपको कॉल्स आते रहेंगे, ठीक है। रात को 2 बजे 3 बजे कॉल्स आते रहेंगे, ठीक है। और अगर आप ऐसा चूज़ करें कि मुझे बस प्राइवेट प्रैक्टिस करना है, थोड़ा बहुत नर्सिंग होम कर लेंगे, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स जो है अभी तक कोलकाता में, हाँ थोड़ा सैचुरेशन है, ऐसा नहीं है कि आपको पेशेंट्स एक भी नहीं मिलेगा। प्राइवेट प्रैक्टिस कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम, बट इट्स बेटर दैट यू रिमेन अटैच टू एनी नर्सिंग होम और एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक मैंने नया ट्रेंड या फिर एक नया मैंने वर्ड्स को ईजाद कराया है जिसका नाम है सॉफ्ट टॉक्सिसिटी एंड हार्ड टॉक्सिसिटी। क्योंकि टॉक्सिसिटी एक बहुत ब्रॉड टर्म है, मैंने बस उसको क्लासीफाई कर दिया हार्ड एंड सॉफ्ट में, ठीक है। तो हार्ड टॉक्सिसिटी तो सभी को मालूम है कि आपको मुंह पे आकर कोई बोल दे रहा है, मतलब मुंह पे बहुत गंदा बोल दे रहा है या फिर एकदम ही हटा के रख रहा है,
ठीक है, वो हार्ड टॉक्सिसिटी हो गई, और एक हो गई सॉफ्ट टॉक्सिसिटी। हार्ड टॉक्सिसिटी तो मैंने देख लिया कि जनरली नहीं हो रही, ठीक है। लोग भी इतने चालाक हो चुके हैं कि नहीं, वो हार्ड टॉक्सिसिटी पे बिलीव नहीं करते, जो अनलाइक 10 साल पहले किया करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, लोग सटल तरीके से सॉफ्ट टॉक्सिसिटी में ही शिफ्ट कर गए, ठीक है। जैसा ऐसा होता है कि आपकी ड्यूटीज़ दुर्गा पूजा में पड़ने वाली नहीं थी, लेकिन आपको दुर्गा पूजा के टाइम पे ड्यूटीज़ दे दी गई, ठीक है। या फिर आपने जिस दिन पहले आपको छुट्टी लेना था, उसी टाइम पे आपको डबल ट्रिपल शिफ्ट करना पड़ गया। ऐसी कोई सॉफ्ट टॉक्सिसिटी मतलब आप फेस करते हैं क्या? कभी कभी तो होता रहता है, लेकिन पता भी नहीं चलता है कि कैसे हो गया। तो ऐसा ही होता है सॉफ्ट टॉक्सिसिटी। और आई गेस ये सारे कॉलेजेस में ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एक कॉलेज में। जो आपसे सीनियर है वो आपसे तो थोड़ा कम करवाएंगे ही, तो ये नॉर्मल है। लेकिन ये जो हो रहा है, हम लोग जब थोड़ा सीनियर हो रहा है तो हम लोग को ये ऐसे मतलब मालूम चल रहा है कि हम जब जूनियर थे तो ऐसा हुआ था हम लोग के साथ। तो एग्ज़ाम्पल वैसे बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हुआ कि पोस्ट एड डे में, एंड आई वाज इन फर्स्ट ईयर दैट टाइम, तो पोस्ट एड डे में रात को 10 बज गया है, मैं अभी तक काम कर रही हूँ, एक पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट होगा। तो वैसे सीनियर को भी गुस्सा आ गया कि क्यों शिफ्ट हो रहा है। इट वॉज लाइक क्वाइट अ मेस, एंड आई थॉट दैट नो पेशेंट के हिसाब से ही हो रहा है। एंड ऑल्दो दैट कूल डाउन, बट मुझे लगा था कि थोड़ा तो सॉफ्ट टॉक्सिसिटी चल रहा है ये, इसको इसके अवॉइड वजह किया से। जा सकता था। हाँ। तो एक बात बताइए कि आपके भी जैसे 2 अड्डे पड़ रहे हैं, हम्म, ठीक है। और जैसे क्या होता है ना कि बाकी सारे जो ऑक्यूपेशन है हमारे, ठीक है, आफ्टर एट अ सर्टेन एज लोगों ने पढ़ाई करी, ठीक है, फिर इनकम कमाना शुरू करा, तो लोग अपने हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं। जैसे सोचते हैं कि मैं अब ऑर्गेनिक खाना खाऊं। जैसे मैं बाकी लोगों के साथ भी कांटेक्ट में रहता हूँ जो दूसरे ब्रांचेस से हैं। ऑर्गेनिक खाना खाऊं, थोड़ा सा जिम कर लूँ, या फिर थोड़ा सा कार्डियो करूँ, या फिर अपने बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, अपने मम्मी पापा के हेल्थ के बारे में, या फिर थोड़ा सा सोशलाइजेशन करूँ, ठीक है। तो चलो, थोड़ा बहुत भी मौका मिल पाया है थर्ड ईयर में। फर्स्ट सेकंड ईयर का तो मैं बात ही नहीं कर पा रहा। थर्ड ईयर में मतलब क्या इस चीज़ का कोई स्टांस है भी कि नहीं? क्योंकि आजकल लोग हेल्थ को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस हैं। हाँ, और रहना भी चाहिए कॉन्शियस, बिकॉज यू नो इवन इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर्स यू शुड नॉट नेग्लेक्ट योर हेल्थ, because if you're not like you know, I'm not saying that you have to be in the pink of your health, but if you're not fit you cannot carry on these duties. और इतना जो नाइट ड्यूटीज़ रहता है, उसके बाद जो टायर्डनेस आता है, अगर हम लोग मतलब फिट नहीं रहेंगे ना, तो ये सब करना मुश्किल है, एंड इट विल अफेक्ट आवर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। और जो है थर्ड ईयर में तो हाँ, थोड़ा टाइम मिल रहा है, एटलीस्ट खाने पीने का टाइम तो मिल रहा है। जो पहले लंच कभी कभी मिस हो जाता था, जैसे कि 5 बजे याद आया कि मैंने लंच नहीं किया 5 PM को, तो ऐसे थर्ड ईयर में एटलीस्ट 3 PM को तो लंच कर पाते हैं। और एक जो बात है, बहुत सारे रेसिडेंट्स ब्रेकफास्ट मिस करते हैं। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट अगेंस्ट दैट। कहीं पे भी कोई भी काम 9 बजे से पहले शुरू होता नहीं है। बेटर टू हैव ब्रेकफास्ट बिफोर, बिकॉज लंच हमेशा ही मिस होता है। और डिनर भी हम लोग, हमारा जब ICU ड्यूटीज़ रहता है, ऐसा भी हुआ है, रात को 1 बज गया, 2 बज गया, डिनर का टाइम तो मिला ही नहीं, भूल ही गए कि हम लोग को भूख लगा था कभी पहले। मतलब उस इनर्शिया में रहते हो आप हमेशा। हाँ, और जब तक मतलब याद आता है, कैंटीन्स बंद हो चुका है और बस जोमेटो और स्विगी रहता है। और जहाँ पे मतलब प्रोसेस्ड कार्ब्स मिलेंगे, प्रोसेस्ड या एंड ऑल दोस अनहेल्दी फूड्स ही मिलता है, कहीं पे भी हेल्दी फूड्स नहीं मिलता है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट से बात भी कर रखी है, तो बहुत लोग जो PGs वगैरह में रहते हैं, उन्होंने अपना कुक हायर कर रखा हुआ है, या फिर एक कुछ ऐसे लोगों को ही हायर कर रखा है जहाँ पे होम कुक मील मिलता है। तो अगर आप रेजिडेंसी लेना चाह रहे हो, किसी भी ब्रांच में रहो, ठीक है, लेकिन अपना हेल्थ पे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि इतने सारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप खाना भी ख़राब खा रहे हो, आपको सोने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, लॉन्ग रन में आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। आप अगर इतना आप टाइम इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? अगर आपके पास एक अच्छी बॉडी ही नहीं रहेगी, तो देयर इज़ नो गुड लाइफ विदाउट अ गुड बॉडी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। Doc, tell me one thing, what is the scope after passing this MD degree? What can be the maximum earning potential? अगर कोई MD मतलब उसका फाइनल जो एकेडमिक वो डिग्री वो लेना चाहता है, जैसे कि पेडियाट्रिक्स हम लोग को पता था कि ये एक एंड ब्रांच है, जैसे कि MD सफिशिएंट टू कैरी ऑन विथ योर करियर।
तो अर्निंग पोटेंशियल अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड है, तो जैसे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो है उन लोग को तो मतलब नियर अबाउट 1 लाख तो मिलेगा। इन अदर स्टेट्स लाइक इन मुंबई और इन दिल्ली, यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे जो है लाइफस्टाइल का जो एक्सपेंस है वो भी ज़्यादा वो भी रहता ज़्यादा है। तो उसके साथ जो है सब माने यहाँ पे तो प्राइवेट प्रैक्टिस तो अलाउड है। तो प्राइवेट प्रैक्टिस अगर कोई बस प्राइवेट प्रैक्टिस और मतलब प्राइवेट सेक्टर में ही रहना चाहता है, तो इट कैन बी मतलब स्टार्टिंग से तो आप 1.5 लाख या 2 लाख से तो मतलब कमा सकते हैं अगर कोई हार्ड वर्किंग है। हाँ। हाँ, और कोई प्लान में चल रहा है, तो पहले पेशेंट्स तो मतलब 2-3 करके ही आएंगे, तो वो बट एज अ फ्रेशर इतना कोई एक्सपेक्ट कर सकता है। हाँ एक्सपेक्ट कर सकता है। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मतलब आप फर्दर एजुकेशन करना चाहते हो, इस डिग्री को बढ़ाना चाहते हो? क्योंकि पेडियाट्रिक्स को लोग एंड ब्रांच भी समझते, जैसे मृगनवा ने भी कहा था, डॉक्टर मृगनवा में, कि ये एंड ब्रांच है भी और नहीं भी है। तो आपके लिए क्या ये एंड ब्रांच है कि नहीं है? देखिए इन ब्रांच मतलब अगर कोई डीएम करना चाहता है तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बस डीएम नियोनेटोलॉजी एक स्कोप है, जो कि एसएसकेएम हॉस्पिटल में एक हाँ। कोर्स है, बस 2 ही सीट है। 2 ही सीट है। हाँ, और तो उसमें- 1 साल में 2 ही रेसिडेंट वहाँ पे सीनियर रेसिडेंट होकर वो ज्वाइन कर सकते हैं पीडीटी, और कोई डीएम का ऑप्शन नहीं है वेस्ट बंगाल में। एक जो डीएनबी का जो मतलब जो सुपर स्पेशलिटी है पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, वो आर.एन. टेगोर हॉस्पिटल में है। आर.एन. टेगोर में क्या है? कौन सा? पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी आर.एन. टेगोर अच्छा अच्छा हॉस्पिटल अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, yes, वहाँ yes, पे yes. है, लेकिन वो डीएनबी है, डीएनबी पेड कार्डियो। और इसके अलावा कुछ फेलोशिप्स है, ठीक है, जो आईसीएच में चालू है, पेडियाट्रिक रियूमेटोलॉजी, पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी और क्रिटिकल केयर, ये सब में। तो कोई अगर फेलोशिप करना चाहता है तो आईसीएच का एक एग्ज़ाम प्रोसेस, इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, तो वहाँ पे कर सकता है। और एक ऑप्शन है, कुछ लोग एमडी के बाद एक डीएनबी करते हैं, मतलब बस डीएनबी डिग्री के लिए वो लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो एमडी डीएनबी दोनों हो जाता है। और कुछ लोग जो है वो लोग एमआरसीपी-सीएच के लिए पढ़ते हैं, बिकॉज एमआरसीपी-सीएच मतलब बस यूके के लिए नहीं है, यहाँ पे जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे भी ये एमआरसीपी-सीएच का वो लोग एक वैल्यू देते हैं। हाँ, थोड़ा आपका सीवी और स्ट्रांग हो जाता है और आपके हाँ। सिलेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ। और एक बात है जो एमडी वर्सेस डीएनबी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मतलब हम लोग जब एमडी पास करते हैं या फिर डीएनबी पास करते हैं, एक जो होता है ना कि हम लोग को पता नहीं है कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज ये सब सारे जो एग्ज़ाम्स हैं हम लोग बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, ड्यूटी करते हैं, इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग ये एमडी या डीएनबी के बाद क्या करेंगे। और उसके बाद जो होता है डीएनबी के बाद आपका कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये भी है आपको एक एम्प्लॉयमेंट खोजना पड़ता है, लेकिन पहले मायने में आपको प्राइवेट प्रैक्टिस में ज़्यादा पेशेंट्स नहीं आएंगे। तो आपको डीएनबी में जो स्टाइपेंड मिल रहा था, जैसे कि 50,000 60,000, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट, तो सडनली यू आर नॉट हैविंग एनी इनकम, तो दैट इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज आई थिंक। जो एमडी में जो है, हाँ वो 3 साल का बॉन्ड है, लेकिन 3 साल आपको सोचने को मिलेगा आप करना क्या चाहते हैं। 3 साल में आपको एक इनकम आ रहा है, बॉन्ड का जो सैलरी मिलता है उसके साथ आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हैं, आपका पेशेंट पूल वो 3 साल में आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपको कॉरपोरेट ज्वाइन करना है या फिर गवर्नमेंट ज्वाइन करना है, कोई दूसरा डिग्री करना है, ये आप सोच समझ के आप प्रिपरेशन ले सकते हैं। और बहुत जो लोग हैं जिनको डीएम करना होता है, वो ये जो बॉन्ड का जो 3 साल है इसमें वो लोग पढ़ाई भी करते हैं और वो मतलब डीएम के वहाँ पे वो लोग क्रैक करके वो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं ऑफ बीट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया कि जैसे एक बार मेरी सैलरी ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे जो एसआरशिप का जो वो है, एक क्राइटेरिया सा बना रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, तो उससे आपको एक जॉब का अश्योरेंस बन गया, ठीक है? ये 3 साल मुझे अभी सैलरी मिलेगा। मिलेगा, हाँ। ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर कोई पहले से ध्यान लगा के रखे और वो अपने रेसिडेंसी के 3 साल में ही अगर अपने घर के आजू बाजू, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसे ले करके, लेकिन स्टिल आप थोड़ा बहुत कनेक्शन सेटअप करके रखो, ठीक है, तो आपके पास एक इंश्योरेंस की तरह काम करेगा कि आप 3 साल के बाद आप वापस एसआरशिप ना भी करो तो भी मतलब आपका घर चल जाए। तो हाँ, अगर वो कोई कर पाएगा तो फिर अच्छा है, लेकिन जो होता है ना इतना ड्यूटीज और एग्जाम का प्रेशर, ये होता नहीं है। और हम लोग खास करके सोचते हैं डीएनबी कि तो और भी पढ़ाई हाँ, करनी है।
और थीसिस का भी चाप रहता है, हाँ, वो थर्ड ईयर thesis, में तो thesis। थीसिस भी सबमिट करना है, तो वो होता है कि मतलब करना तो चाहिए, लेकिन वो लोग इतना फ्यूचर के बारे में हम लोग सोचने का टाइम नहीं दे पाते हैं। एक थीसिस से मुझे एक और अच्छा क्वेश्चन याद आया, जैसे कि नॉन क्लिनिकल्स में क्या होता है ना कि जो थीसिस वीसिस होते हैं और आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आप जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं, आपके कंपटीटर सिर्फ एमडी डिग्री वाले नहीं होंगे। जैसे एमडी फार्माकोलॉजी में आपने कोई थीसिस करी, या एमडी एनाटॉमी में एनाटॉमी में आपने कोई थीसिस करी, ठीक है, आपने पेपर पब्लिश करा, ठीक है, तो अब आप प्रोफेसर की डिग्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी जगह पे, तो आपके कंपटीटर सिर्फ एनाटमी और उसके वाले नहीं होंगे, फार्मा वाले डॉक्टर्स नहीं होंगे, वो लोग तो वो पीएचडी वाले भी आ जाते हैं, नॉन मेडिकोज भी आ जाते हैं, और उनके पास 20 25 30 पेपर्स पब्लिश हो जाते हैं। आपने लाइफ में मतलब बहुत मेहनत करी, ये सब करा, 2 या 3 पेपर पब्लिश करने जाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कितना डिफिकल्ट टास्क है। उनके पास 25 30 1-2 दर्जन ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या इसमें भी है क्या कि अगर हमें प्रमोशन पाना होगा तो बहुत सारे पेपर निकालने पड़ेंगे, और पेपर निकालने के लिए हमारे को किसी और फील्ड के लोगों से भी कंपटीशन है? नहीं, पीडियाट्रिक्स में तो वैसे मतलब बस पीडियाट्रिशियन ही आपका कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, और जो है प्रमोशंस के लिए तो हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या अब तो कॉरपोरेट में भी वो लोग देखते हैं कि इसका पेपर्स पब्लिकेशंस है, लेकिन पीडियाट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे कोई और मतलब इंटरफेयर नहीं करता है, मतलब लाइक अदर स्पेशलिस्ट्स दे रियली डोंट वांट टू डील विद चिल्ड्रन, तो सबको एक डर है, लाइक पीडियाट्रिक्स एक अलग सा स्पेशलिटी है, एक सेंसिटिव इशू है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस डॉक्टर्स को नॉलेज नहीं है, लेकिन जो है एक्सपोजर बहुत ही कम कम होता है। है एमबीबीएस लाइफ में पीडियाट्रिक सब्जेक्ट को, एक माइनर सब्जेक्ट की तरह ही वो लोग डील करते हैं एमबीबीएस में। मेडिसिन का छोटा भाई। हाँ, लेकिन वो मेडिसिन का छोटा भाई नहीं है, वो अलग सा एक आइडेंटिटी है उसका, हाँ, of मतलब course। आइडेंटिटी क्राइसिस में उसको लेना नहीं है। तो ऐसा है कि आपका कॉम्पिटिटर्स हमेशा पीडियाट्रिशियंस ही रहेंगे, दूसरे स्पेशलिस्ट्स कभी नहीं होंगे। तो और जो है जो पेरिफेरीज में हम लोग देखते हैं कि कोई मतलब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्वाक्स जो मतलब पेशेंट्स देखते हैं, ज़्यादातर पीडियाट्रिक्स में इतना क्वाक का इंटरफेरेंस नहीं रहता है। आपके पास जो पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे को लेकर ना, वो लोग डॉक्टर को ही ढूंढते हैं, और ज़्यादातर पीडियाट्रिशियन को ही ढूंढते हैं, वो लोग क्वाक्स के पास उतना लेके नहीं जाते हैं। तो मतलब थोड़ा सा मतलब ये जो फील्ड है वो क्वैक प्रूफ है, थोड़ा सा मतलब अब कंप्लीटली तो नहीं हो सकता, हाँ। ठीक है। तो ये अगर कोई अभी जो एग्ज़ाम देने के बाद कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट है पीडियाट्रिक्स को लेकर के, बट उसे समहाउ उसका रैंक पीछे आ रखा हुआ है और उसे डीसीएच मिल रहा है, ठीक है, और वो डीसीएच लेने को लेकर के थोड़ा सा स्केप्टिकल हो रहा है, और वो उसके पास समहाउ ऑप्शन ये भी नहीं है कि वो ईयर ड्रॉप ले ले, उसके पास अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि ईएनटी ले सकता है या फिर किसी और एनेस्थीसिया में घुस सकता है, लेकिन वो अब उसे डीसीएच पीडियाट्रिक्स की तरफ उसका रुझान कुछ ज़्यादा है, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे? डीसीएच के बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है? अगर कोई पैशनेट है पीडियाट्रिक्स को लेके, मैं ये समझ सकती थी, क्योंकि मैं भी वैसे ही थी, मुझे पीडियाट्रिक्स के अलावा और कुछ लेना नहीं था। तो जो है डीसीएच आप कर सकते हैं, लेकिन करना है तो कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट से कीजिए, जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, पेशेंट का पूल मिलेगा, आईसीयू प्रोसीडियर्स करने को मिलेगा, जैसे कि बीसी रॉय में होता है डीसीएच। तो उसके बाद जो है डीसीएच के बाद एक सेकेंडरी डीएनबी होता है, तो अगर आप वो सेकेंडरी डीएनबी कर लेते हैं जो 2 साल का है, तो आपका वो मतलब डीएनबी डिग्री हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि डीसीएच इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन गो परस्यू secondary DNB after that, and you will be considered equivalent to a primary DNB or an MD degree holder. और ऐसा भी कर सकते हैं जैसे डीसीएच में तो 2 साल का ही कोर्स होता है, हाँ, और 2 साल के बाद आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस भी जमा ली, आपको अच्छा एक्सपोजर भी हो गया, तो फिर आपने कुछ एक कॉर्पस भी एक्यूमुलेट कर दिया, उसके बाद आप प्रिपेयर करके आप सेकेंडरी डीएनबी आराम से करिए, हाँ, ठीक है। ये भी अब अच्छा ऑप्शन है, बस थोड़ा सा आपको सोच को फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है। ऑप्शंस तो बहुत हैं हाँ। डीसीएच लेकिन के अगर बाद, आपको पीडियाट्रिक्स ही लेना है, डीसीएच मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। और डीसीएच में भी थीसिस का चक्कर है। हाँ है, शायद है, मैं उतना श्योर नहीं हूँ, हाँ। लेकिन शायद है। तो आई डू नॉट थिंक कि मतलब मैंने कोई और स्पेक्ट्रम छोड़ दिया है, पीडियाट्रिक्स को ऑलरेडी बहुत एक वीडियो शूट हो रखा वाला, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई स्पेक्ट्रम मिस आउट करा है, ठीक है। लेकिन स्टिल मुझे कुछ क्वेश्चंस याद आएंगे, या फिर अगर कमेंट बॉक्स पर अगर आप मुझे सजेस्ट करोगे, ठीक है, तो डॉक्टर साहब को वापस से बुलाया जाएगा, ठीक है, एक सेकंड पार्ट भी शूट किया जा सकता है। तो अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन हाँ, ठीक है। कि
रेड फ्लैग्स क्या होंगे, मतलब कि ये वाला चीज़ जान लो भाई, नहीं तो पछताओगे पीडियाट्रिक्स में आने के पहले। रेड फ्लैग्स। पहले कुछ ग्रीन फ्लैग्स बताती हूँ। ठीक है, ग्रीन फ्लैग्स जो है कुछ रोते हुए बच्चे आएंगे लेकिन वो लोग हंसते हुए जाएंगे, तो दैट इज़ द बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग। और जो है कि आप सुबह वार्ड में जाते हैं, शायद आपको मतलब आपका मूड ठीक नहीं है, कुछ लड़ाई वगैरह हुआ है घर पे, या फिर किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है, रास्ते में कहीं पे आप मतलब किसी एक्सीडेंट से बस बच गए, ऐसे आप इतना हरीड थे, तो जो है वार्ड में जाके ना आप बाकी सारे चीज़, बाकी जो सारा अनहैप्पीनेस है इस दुनिया में आप भूल जाओगे। बस वो लोग जो मतलब ऐसा नहीं है कि अब लोग सोचते हैं कि कुछ बच्चे तो है जैसे नियोनेट्स, उन लोग को तो मतलब बात करना भी नहीं आता है, बस रोते रहते हैं पूरा दिन, लेकिन वो लोग भी रिस्पॉन्ड करते हैं। जब एक 700 ग्राम्स 800 ग्राम्स का बच्चा जन्म लेता है, हम लोग ऐसे NICU में उसके पीछे पड़े रहते हैं जब तक वो 1.5 किलो का हो नहीं जाता है, कभी कभी 3-4 महीना भी लगता है, वो लोग NICU में ही रहता है, वो एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाता है बच्चे के साथ। तो जब वो घर जाता है वो एक मतलब अलग सा हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन है, एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग ऑफ दिस ब्रांच। और जो रेड फ्लैग्स है, एक रेड फ्लैग है जो है कि पेरेंट्स का बहुत कंसर्न रहता है, वो लोग बहुत एंशियस रहते हैं। वो आपको दिन में पेशेंट पार्टी के साथ जो मीटिंग हम लोग का होता है वो एक बार ही होता है दिन में, लेकिन यहाँ पे जो होता है पूरा दिन पेशेंट्स का जो अदर रिलेटिव्स है, कोई काका मामा और वो मतलब चाची, वो लोग आते ही रहेंगे पूरा दिन, और आपको उनको अटेंड करना है बिकॉज दे आर वेरी मच एंशियस। मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑल्सो डील विथ सिंगल चाइल्ड, तो वो तो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। जैसे कि एक मामूली सा फीवर भी आएगा तो भी वो लोग मतलब इतना एंशियस हो जाता है, इतना चिल्लाते हैं कि क्या हो गया। तो ये सब एकदम कूल ब्रेन में अगर कोई हैंडल कर पा रहा है, और उनको बस ध्यान देना है कि पेशेंट का क्या हो रहा है, और उसके साथ जो है पेरेंट्स का काउंसलिंग, ये पेरेंट्स का काउंसलिंग इट टेक्स अ वेरी बिग पार्ट, and all those we hear about that they are creating a ruckus, they are creating chaos, ये सब एक रेड फ्लैग है, ये होता रहेगा। लेकिन अगर आपका काउंसलिंग का स्किल अच्छा है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो है रेसिडेंसी का MD है या DNB, ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स हार्डशिप्स, तो पीडियाट्रिक्स इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। पीडियाट्रिक्स में थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ICU ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा रहता है, SNCU है, NICU है, PICU है। और जो होता है कि ICU का हमेशा एक मॉनिटर का जो आवाज़ चलता रहता है, अलार्म्स चलता रहता है, एंड इट इज़ अ बिट अनसेटलिंग। जैसे कि मतलब 24 आवर्स जब क्रॉस करता है ना, तब हम लोग को ऐसा लगता है और मतलब झेलना नहीं है, बस घर जाना है। और ऐसा भी होता है घर जाके भी हम लोग को बस वो कान में ना ऐसा ही गूंजता है कि वो अलार्म बज रहा है, वो मॉनिटर का बीपिंग हो रहा है। तो इफ़ यू आर रेजिलिएंट एंड यू आर एबल टू टैकल ऑन दैट हार्डशिप फॉर 3 years, after that life will be a very your workplace will be a very happy place. डॉक्टर शुभश्री, आपने बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स अब हमारे साथ शेयर करे हैं, ठीक है। मेनी थैंक्स। और मुझे मालूम है कि जो भी हमारा व्यूअर्स है जो हमें सुन रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको तहे दिल से थैंक्स भी बोलना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो अभी इसी नोट के साथ मैं इस पूरी वीडियो को ख़त्म करूँगा कि अगर आप सच में पैशनेट हैं, ठीक है, तो आपको हार्डशिप्स तो झेलनी पड़ेगी, लेकिन एक पीडियाट्रिक्स आपको एक मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बना करके ही बाहर निकालेगा, और हैप्पीनेस क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। और हाँ, हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ये क्योंकि ये फील्ड ऐसा है कि अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया ना तो आपका हेल्थ निगलेक्ट हो जाएगा। अगर आप हेल्थ का भी टेक केयर करना है इसको आगे बढ़ाने के लिए, और गो फॉर इट। बहुत ही लुक्रेटिव ब्रांच है, कौन ही छोड़ता है पीडियाट्रिक्स, कौन छोड़ेगा क्या? कोई नहीं छोड़ेगा। तुम नहीं लोगे यार, दूसरा रैंक वाला कोई उठा लेगा, फिर अगर मिल रहा है तो ले लो, ठीक है। तो डॉक्टर शुभश्री, थैंक यू। तो फिर इसी के साथ मैं डॉक्टर आलोक तिवारी इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आपके नेक्स्ट कौन सा ब्रांच पे आपको वीडियो चाहिए, आपको क्या क्वेश्चन डॉक्टर शुभश्री से हैं, वो भी कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा। तो टिल देन लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ऑनेस्ट रेसिडेंसीज के जो काम है, जो सीरीज़ में लेकर आया हूँ, वो उसे पहुँचाओ। थैंक यू।